कांग्रेस। कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझिएगा अब आप। देखिए, कांग्रेस के विषय में कहा जाता है कि कांग्रेस उत्तरी अमेरिकी शब्द है या अमेरिकी भाषा का शब्द है कांग्रेस। अमेरिकी भाषा का शब्द है कांग्रेस। तो कांग्रेस अमेरिकी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह, लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द के विषय में कहा जाता है कि जो कांग्रेस शब्द है, कांग्रेस शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार दादा भाई नेरोजी ने किया था। दादा भाई नेरोजी, जिन्हें इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है, अर्थात भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जिस दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया था। उन्हीं के द्वारा भारत में पहली बार कांग्रेस शब्द का प्रयोग किया गया था। अब कांग्रेस की स्थापना इन परिस्थितियों में हुई है, सबसे पहले आप इसको समझिए। कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियों को आप समझिए। देखिए, हुआ क्या था। आप सब लोग जानते हैं कि 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिसे 1857 का सिपाही विद्रोह कहते हैं। सिपाही विद्रोह भले ही हम भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा हो, सिपाही विद्रोह भले ही हम भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहा हो, लेकिन इसके परिणाम काफी दूरगामी साबित हुए हैं। इस बात से हम आपको पहले भी अवगत करवाए हैं। और यह जो 1857 का विद्रोह था, इस विद्रोह ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज इस फिराक में था कि कोई एक ऐसा संगठन हो जो हमें भारतीयों के विचारों से अवगत करवाएं कि आखिरकार भारत की जनता का विचार क्या है, भारत की जनता चाहती क्या है, भारत की जनता चाहती क्या है। तो इसको लेकर के अंग्रेज यह चाह रहा था कि कोई एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिसके माध्यम से भारत के लोगों के विचारों से अवगत हो जाया सके। यह अंग्रेज सोच रहा था। वहीं 1857 के विद्रोह के बाद भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग के दिमाग में यह चला गया था कि 1857 के विद्रोह में भारतीयों की हार इसलिए हुई क्योंकि कोई मजबूत संगठन नहीं था जो सभी भारत के लोगों को एकजुट कर सके। और यह सत्य बात भी है। 1857 के विद्रोह में अगर भारतीयों को असफलता हाथ लगी है, वो मजबूत संगठन के कमी भी एक कारण है। तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीयों के मन में भी यह विचार आने लगा कि कोई एक मजबूत संगठन हो जो भारतीयों का नेतृत्व कर सके। तो अब आप यहां पर समझिएगा चीजों को। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज भी यह चाह रहा है कि कोई ऐसा संगठन हो जो संगठन भारतीयों के विचार से अंग्रेजों को अवगत करवाए। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत के बुद्धिजीवी भी यह चाह रहे थे कि कोई एक मजबूत संगठन हो जो कि सभी भारतीयों का नेतृत्व कर सके। तो संगठन की स्थापना अंग्रेज भी करना चाहता था
और संगठन की स्थापना भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी करना चाहते थे। तो संगठन की स्थापना दोनों वर्ग के लोग करना चाहते थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य अपना अलग अलग था। और इसी तत्वाधान में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब आप समझिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका संस्थापक आप सभी लोग जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम क्या किया, इस बात को आप सुनिएगा, समझिएगा। बढ़िया से बैठे नहीं तो हम मुंह तोड़ देंगे। आगे में बैठ करके नौटंकी बतियाती है, इसे करके सो रही है। क्या है, क्लासरूम है ना जी, आपका बेडरूम तो नहीं है। अजीब हाल है। चलिए, तब यही सब कहेगी कि रिजल्ट नहीं होता है, याद नहीं होता। रिजल्ट कहां से होगा, याद कहां से होगा? है, शांत रहिएगा आप, समझिएगा। आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है। देखिए ए.ओ. ह्यूम क्या किया। सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम भारत के लोगों को अपने पक्ष में किया। अब कैसे ए.ओ. ह्यूम भारत के लोगों को अपने पक्ष में किया? तो ए.ओ. ह्यूम 1 मार्च 1883 को, 1 मार्च 1883, ए.ओ. ह्यूम 1 मार्च 1883 को, 1 मार्च 1883 को ए.ओ. ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को कहा कि आप सभी छात्र एकजुट होकर भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। आप सभी छात्र एकजुट होकर भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। आप स्वयं सोचिए, ए.ओ. ह्यूम कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के नाम खत लिखा और खत लिखकर कहा कि आप सभी लोग एकजुट होकर के भारत की आजादी के लिए आवाज को बुलंद कीजिए। तो भारत के लोग क्या सोचेंगे, भारत के छात्र क्या सोचेंगे? भारत के छात्र तो यही ना सोचेंगे कि ए.ओ. ह्यूम हमारा हितैषी है, इसलिए ए.ओ. ह्यूम कह रहा है कि आप सभी एक होकर के जो है देश की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। तो पहला काम ए.ओ. ह्यूम ने यह किया। फिर इसके बाद वर्ष 1884 में थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम आप सुने होंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में हुआ। मैडम वलाटवस्की और कर्नल आलकाट ने स्थापित किया और उसका मुख्यालय था मद्रास के अड्डियार में। 1884 में मद्रास के अड्डियार में थियोसोफिकल सोसाइटी की वार्षिक सम्मेलन हुई। उस सम्मेलन में ए.ओ. ह्यूम भाग लिए और उस सम्मेलन में ए.ओ. ह्यूम भाग लिए और उस सम्मेलन में वे दादा भाई नेरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे नेताओं से मिले और उस सम्मेलन के बाद ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में ही इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना किया। इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना किया और फिर 1884 ईस्वी में वायसराय बदल गए। 1884 से पहले वायसराय रिपन था। रिपन का शासनकाल 1880 से 1884। 1884 में रिपन वापस लंदन चले गए और रिपन के स्थान पर अगला वायसराय बनकर आया लॉर्ड डफरीन, जो डफरीन 1884 से 1888 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे। तो डफरीन से जाकर ह्यूम मिले। डफरीन से जाकर के शिमला में, डफरीन शिमला में था, शिमला में डफरीन से जाकर के ए.ओ. ह्यूम मिला
और ए.ओ. ह्यूम ने डफरिन को कहा कि हम यह चाहते हैं, ए.ओ. ह्यूम ने डफरिन को कहा कि हम यह चाहते हैं कि 1857 के प्रकार या 1857 जैसा दूसरा क्रांति भारतवर्ष में ना हो। इसी वजह से हम यह चाहते हैं कि एक संगठन स्थापित करें जिस संगठन के जरिए भारतीयों के विचार से हम अवगत हो सकते हैं, हम अंग्रेज अवगत हो सके। ए.ओ. ह्यूम ने यह बात डफरिन को कहा तो डफरिन ने अपनी सहमति दे दी। डफरिन कहा हां आप सही सोच रहे हैं। डफरिन ह्यूम को कहा कि आप एकदम सही सोच रहे हैं, होना चाहिए ऐसा संगठन जो भारतीयों के विचार से हम अंग्रेजों को अवगत करवाए। तो डफरिन सहमत हो गया। जब डफरिन सहमत हो गया तत्पश्चात ह्यूम 1885 ईस्वी में ही गए लंदन, और ह्यूम लंदन गए और लंदन में ब्रिटेन के जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे उन सभी से डफरिन ने मुलाकात किया। ह्यूम ने मुलाकात किया। ह्यूम गए लंदन और ह्यूम ने मुलाकात किया और ह्यूम ने सभी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि हम एक संगठन स्थापित करने जा रहे हैं भारत में, जिस संगठन के जरिए भारतीयों के विषय में हम अंग्रेजों को पता चल पाएगा। जो भी जानकारी होगा वो हमें अगर पता चल जाता है तो जो 1857 प्रकार की क्रांति है उस प्रकार की क्रांति होने से हम भारत में रोक देंगे और फिर लंबे से लंबे अवधि तक भारत में शासन करेंगे। एक बार फिर से इस पूरे बात को हम दोहरा रहे हैं। जो पहली बार में इन चीजों को नहीं सुने हैं वो दूसरी बार में इन चीजों को सुनिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिस संगठन के जरिए भारतीयों की आवाज निकलकर अंग्रेजों के समक्ष सामने आ सके। अंग्रेज ऐसा महसूस कर रहा था। फिर 1857 की क्रांति के बाद भारतीय बुद्धिजीवी ऐसा महसूस कर रहे थे कि अगर कोई मजबूत संगठन होता तो 1857 की क्रांति में भारतीयों की हार नहीं होती। तो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी एक संगठन स्थापित करना चाह रहे थे। तो भारतीयों की भी मंशा थी एक संगठन स्थापित करना और अंग्रेजों की भी मंशा थी एक संगठन स्थापित करना, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। दोनों का उद्देश्य अलग अलग था। और फिर इसमें एक सेतु के तौर पर काम, अंग्रेज और भारतीयों के बीच एक सेतु के तौर पर काम ए.ओ. ह्यूम और एस.एन. बनर्जी ने किया। ए.ओ. ह्यूम और एस.एन. बनर्जी ने किया, सेतु के तौर पर काम किया। अंग्रेज और भारतीयों के बीच एक सेतु के तौर पर काम किया ए.ओ. ह्यूम और एस.एन. बनर्जी ने। ए.ओ. ह्यूम सबसे पहले भारतीयों को अपने पक्ष में किया और फिर अंग्रेजों को अपने पक्ष में किया और फिर दोनों को मिला करके ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना कर ली। ए.ओ. ह्यूम सबसे पहले 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में ए.ओ. ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को यह कहा कि आप सभी छात्र एक होकर के भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद कीजिए। इसके बाद ए.ओ. ह्यूम 1885 में शिमला जाकर के भारतीय वायसराय डफरिन से मिला और डफरिन को कहा कि हम यह चाहते हैं कि 1857 प्रकार की क्रांति ना हो। इसी वजह से हम भारत में एक संगठन स्थापित करना चाहते हैं जिस संगठन के जरिए भारतीयों की आवाज अंग्रेजों तक पहुंच सके। तो डफरिन इस बात से सहमत हो गए। डफरिन कहे कि हां ठीक है, ऐसा संगठन होना चाहिए ताकि हम अंग्रेज लंबे से लंबे समय तक भारत में शासन कर सके। और इसके बाद ए.ओ. ह्यूम चले गए लंदन
उस समय के ब्रिटेन के जो भी बड़े राजनीतिज्ञ थे उन सभी से ह्यूम मिले और ह्यूम अपना विचार उन सभी के समक्ष रखा और सभी ने सहमति दिया कि ना ठीक है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वैसा संगठन स्थापित कीजिए। और ह्यूम भारत में एक सिविल सर्वेंट के तौर पर काम किया था। ह्यूम की पकड़ भारतीयों के बीच भी थी। दादा भाई नेरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एसएन बनर्जी, इन सभी लोगों से ह्यूम का बात विचार होता था। तो फिर ह्यूम भारतीयों को अपने पक्ष में किया, अंग्रेजों से सहमत हो गए और फिर एओ ह्यूम, एसएन बनर्जी, दादा भाई नेरोजी सभी ने मिलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। सभी ने मिलकर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पुणे में होने वाला था, महाराष्ट्र के पुणे में, महाराष्ट्र के पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में हुआ क्या, प्लेग फैल गया और पूना में प्लेग फैलने के कारण कांग्रेस की स्थापना पुणे में नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में। मुंबई में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई और मुंबई में इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और आप इस बात को जानिए कि कांग्रेस को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान एओ ह्यूम का और दूसरा सबसे बड़ा योगदान रहा है एसएन बनर्जी का। अगर कांग्रेस का प्रथम संस्थापक एओ ह्यूम को कहा जा सकता है तो वही कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक माना जाता है एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा तो स्पेक्ट्रम में इस बात का जिक्र स्पष्ट तौर पर है कि कांग्रेस का दूसरा आर्किटेक्ट अर्थात कांग्रेस को बनाने वाला दूसरा महान व्यक्तित्व तो एसएन बनर्जी है, एसएन बनर्जी है। लेकिन कांग्रेस की स्थापना में एसएन बनर्जी का योगदान रहा हो, परंतु कांग्रेस का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें एसएन बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, एसएन बनर्जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो आपसे पूछा जाता है, बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे भारतीय राजनेता हुए जिनका कांग्रेस की स्थापना में योगदान रहा है लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे? तो आंसर हो जाएगा आपको एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जब कांग्रेस स्थापित हुआ ना तो कांग्रेस की स्थापना के समय कुछ अंग्रेजों ने, कुछ भारतीयों ने सहयोग किया और कांग्रेस की स्थापना के समय कुछ बातें निर्धारित की गई। कांग्रेस की स्थापना के समय यह घोषणा किया गया कि कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होगा और कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन भारत के अलग अलग शहरों में होगा। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन होगा और वार्षिक अधिवेशन देश के अलग अलग शहरों में होगा और वार्षिक अधिवेशन के लिए जगह मुहैया अंग्रेज करवाएगा, जगह मुहैया करवाएगा अंग्रेज। और अंग्रेज जहां जगह मुहैया करवाएगा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वहीं होगा। इसके बाद अगली बात यह कही गई कि कांग्रेस के सदस्य ब्रिटेन के महारानी के प्रति अपना श्रद्धा रखेंगे। जैसे आज है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के संविधान के प्रति आपको अपनी श्रद्धा रखनी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी है। वैसे ही कहा गया कि कांग्रेस के सदस्य ब्रिटेन के महारानी के प्रति अपना श्रद्धा रखेंगे। इसके बाद यह कहा गया भारतीयों को अंग्रेजों से जो चाहिए
वह प्रस्ताव कांग्रेस अपने वार्षिक अधिवेशन में पारित करेगी और उससे अंग्रेजों को अवगत करवाएगी और फिर अंग्रेज उन प्रस्तावों पर विचार विमर्श करके भारतीयों को उसका हक और अधिकार देने का काम करेगा। इन सभी बातों का निर्धारण कांग्रेस की स्थापना के समय हुआ। यह सभी प्रकार की बातों का निर्धारण जो है आपको कांग्रेस की स्थापना के समय हुआ। और फिर इन प्रावधानों के तहत ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सर्वप्रथम मुंबई में बुलाया गया। कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ और मुंबई में जो कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ, अब कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और 1885 से लेकर के देश की आजादी तक कांग्रेस के हर अधिवेशन के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अननेसेसरी अधिवेशन है और कुछ एकदम से नेसेसरी अधिवेशन है। जो अननेसेसरी है उससे हम आपको अवगत करवा देंगे, हम बताने के लिए बता देंगे, लेकिन हम बोल देंगे कि ये आपके लिए जरूरी नहीं है। समझ गए? और ऐसे कंपटीशन है पूछने के लिए तो वो कुछ भी पूछ सकता है, समझे? तो आइए अब कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से हम लोग होते हैं अवगत, लेकिन उससे पहले एक दो बात और आप जानिए। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का नाम कांग्रेस नहीं था, बल्कि कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना किए, लेकिन एओ ह्यूम कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए। एओ ह्यूम कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने। एओ ह्यूम वर्ष 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई ना, तो कांग्रेस की स्थापना के साथ एओ ह्यूम बने कांग्रेस के प्रथम महासचिव। और 1885 से लेकर के 1906 ईस्वी तक 1885 से लेकर के 1906 ईस्वी तक एओ ह्यूम कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे। वे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। वे कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। इसके बाद एओ ह्यूम का जीवनीकार था विलियम बेडरवर्न। विलियम बेडरवर्न की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उन्होंने 2 दफा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। विलियम बेडरवर्न ने 1889 और 1910, 1889 और 1910 2 बार विलियम बेडरवर्न ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। उसको आगे हम आपको बताएंगे। तो ये सब बात भी आपको रखना है याद। अब यहां तक जो 2, 4, 5 पॉइंट परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उसको याद कर लेते हैं, और फिर कांग्रेस के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वें, 6ठे अधिवेशन की हम लोग करेंगे बात। ठीक है? तो बताइए, कांग्रेस कौन भाषा का शब्द है? अमेरिकी। कौन भाषा का शब्द? कांग्रेस कौन भाषा का शब्द? कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ लोगों का। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ। भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई। भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया? भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे माना जाता? भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई। अच्छा, एक बात बताइएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1800। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? कहां हुई है? मुंबई के कौन विद्यालय में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कांग्रेस की स्थापना कहां हुई है? मुंबई के। चलिए, इसके बाद आगे बताए, कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाए? एओ। कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाए? कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने? एओ।
क्या ए.ओ. ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? नहीं ना की है। ए.ओ. ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है? ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन था? विलियम बेडरवर्थ। ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन था? ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार विलियम बेडरवर्थ ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है 2 बार ना। अच्छा ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। चलिए अब आगे आ जाइए, एक आध गो क्वेश्चन और बताइए। तो 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम खत लिखकर किसने आह्वान किया कि भारत के छात्र एकजुट होकर के स्वाधीनता को लेकर आंदोलन करें? ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस की स्थापना से पहले ए.ओ. ह्यूम 1885 में शिमला जाकर किस वायसराय से मिले? किससे मिले थे? लॉर्ड डफरीन। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना में किस भारतीय राजनेता का योगदान रहा है? किसका? एस.एन. बनर्जी। लेकिन क्या वे प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे? नहीं ना हुए थे। अब आइएगा, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन है, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था आपको मुंबई में। और मुंबई में यह वार्षिक अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 1985 ईस्वी में चला था। 1885 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 के बीच में कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और यह भी तय किया गया था कि कांग्रेस का 1 साल में एक अधिवेशन होगा और वह अधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ 28 दिसंबर को और चला 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक जो है कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन चला। और कांग्रेस के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन में मात्र 72 सदस्य शामिल हुए थे। मात्र 72, ओनली 72, मात्र 72 सदस्य शामिल हुए थे। और कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन में जो मात्र 72 सदस्य शामिल हुए थे, सभी के सभी शिक्षित थे। कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई इंजीनियर था, कोई पत्रकार था, कोई वैज्ञानिक था। सभी शिक्षित वर्ग के लोग ही कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। और इसमें कहा जाता सबसे ज्यादा वकील था। 39 गो वकील था। और 72 सदस्यों में से कुछ मुंबई प्रेसिडेंसी के थे, कुछ मद्रास प्रेसिडेंसी के थे, कुछ बंगाल प्रेसिडेंसी के थे तथा कुछ भारत के अन्य क्षेत्रों से थे। लगभग पूरे भारतवर्ष से 72 सदस्य शामिल हुए थे। और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी से शामिल हुए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य शामिल हुए थे। मुंबई प्रेसिडेंसी से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 38 सदस्य शामिल हुए थे। 38 सदस्य शामिल हुए थे। फिर आपको बंगाल से 3 और फिर जो है मद्रास प्रेसिडेंसी से 28 के आसपास सदस्य जो है आपको शामिल हुए थे। खैर ये सब बात याद रखने की जरूरत ना है, सिर्फ इस बात को आपको याद रखना है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य मौजूद थे। क्योंकि ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछ दिया है, और जो प्रश्न किसी परीक्षा में एक बार पूछ देता है, आगे की किसी भी परीक्षा में उस प्रश्न के पूछने की संभावना काफी अधिक होती है। तो एक बार यह प्रश्न पूछ दिया गया है, इसी वजह से दोबारा भी यह प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए? और इससे ज्यादा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप इस बात को याद रख लीजिएगा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी से शामिल हुए थे और मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 सदस्य शामिल हुए थे। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है आपको
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इसमें टोटल 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। कांग्रेस के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। 9 प्रस्ताव जो पारित हुए थे उसमें एक प्रस्ताव यह था कि आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो सिर्फ और सिर्फ लंदन में होती है, वह सिर्फ और सिर्फ लंदन में ना हो बल्कि लंदन के साथ साथ जो है भारत में भी हो। यह प्रस्ताव भी 9 प्रस्ताव में शामिल था। फिर सेना के ऊपर काफी खर्च किया जाता था, तो उन 9 प्रस्तावों में एक प्रस्ताव यह भी शामिल किया गया कि सेना में जो खर्च होता है, सेना पर जो खर्च होता है उस खर्च में कटौती की जाए। और भी कई सारे प्रस्ताव जो है आपको थे। तो वो 9 प्रस्ताव बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। 1-2 प्रस्ताव हम आपको बता दिए हैं, आपको ये भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के बाद कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन देखा जाए तो कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जो है आपको कोलकाता में वर्ष 1886 ईस्वी में आयोजित हुआ। और 1886 ईस्वी में कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन जो कोलकाता में आयोजित हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नेरोजी। और दादा भाई नेरोजी के विषय में कहा जाता है कि ये पारसी समाज से बिलोंग करते थे। पारसी धर्म को मानते थे, पारसी समाज से बिलोंग करते थे ये। अर्थात दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। वही व्योमेश चंद्र बनर्जी की आप बात करेंगे तो वे हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो वे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तथा प्रथम हिंदू अध्यक्ष भी आप मान करके चल सकते हैं। वही दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। जब कांग्रेस का 1886 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ तो इस समय जो भारत के वायसराय थे, इस समय भारत के वायसराय डफरीन ही थे और डफरीन इस समय कोलकाता में थे। जब कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हो रहा था तो डफरीन इस समय कोलकाता में थे। समझ गए, डफरीन जो है जो कि भारतीय वायसराय थे, डफरीन वायसराय के पद पर रहे हैं आप सब लोग जानिए 1884 से 1888। तो 1886 के समय डफरीन कोलकाता में ही थे जब कांग्रेस का कोलकाता में वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन में 436 सदस्य शामिल हुए थे। 436, 436 अलग अलग स्रोत, कुछ 434 भी लिखता है, 436 आप याद रखिएगा। 436 सदस्य जो है आपको शामिल हुए थे। और डफरीन ने कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी कांग्रेसी सदस्यों को भोजन करवाया, जिसे इतिहास में गार्डन पार्टी कहा जाता है। जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है? गार्डन पार्टी। देखिए, इस गार्डन पार्टी में भी एसएन बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी गार्डन पार्टी में भी शामिल नहीं हुए थे। एसएन बनर्जी कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए, ऐसा नहीं था कि भाग नहीं लिए। एसएन बनर्जी कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए, लेकिन भोज खाने के लिए नहीं गए। भोज में उपस्थित जो है आपको एसएन बनर्जी नहीं हुए। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन अगर देखा जाए तो कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में या मद्रास में हुआ। मद्रास में कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ और यह हुआ वर्ष 1887 में और इसका अध्यक्ष बनाया गया बदरुद्दीन तैयब जी को। और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम समाज से आते थे। अर्थात बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। और इस अधिवेशन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया था। बदरुद्दीन तैयब जी ने यह नारा दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा जो है आपको बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था। 1887 ईस्वी आते आते हुआ ये, कांग्रेस से जुड़े कौन लोग? तो कांग्रेस से अधिकतर भारत के लोग जुड़े।
कांग्रेस की स्थापना भारत में हुई तो कांग्रेस से अधिकतर भारत के लोग जुड़े। कुछ यूरोपीय लोग भी कांग्रेस से जुड़े। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े, यूरोपीय लोग भी कांग्रेस से जुड़े, लेकिन ज्यादातर भारत के लोग ही कांग्रेस से जुड़े थे। ज्यादातर भारत के लोग ही जो है आपको कांग्रेस से जुड़े थे। अब जैसे समाज में देखते होंगे, जिसका परिवार थोड़ा बड़ा होता है, जिसका परिवार मान लिया जाए कि परिवार में 4 गो बेटा है और किसी के परिवार में 1 गो बेटा है, तो बलशाली कौन माना जाएगा? 4 गो बेटा वाला माना जाएगा। सामने वाला भी 1 गो बेटा वाला तो डरेगा, 1 गो हाइये है, वो चारों कुछ हो कर दे तब। ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है। अब कांग्रेस में ज्यादातर लोग भारत के जुड़े, तो भारतीयों का पलड़ा कांग्रेस में भारी हो गया और भारतीय जिस उद्देश्य के साथ कांग्रेस की स्थापना किए थे, भारत के लोगों के मन में जो भावना थी, उस भावना को वो रोक नहीं पा रहे थे और कांग्रेस धीरे धीरे भारत की आजादी के लिए आवाज बुलंद करना शुरू किया। और फिर 1887 ईस्वी के बाद अंग्रेजों का नजरिया कांग्रेस को लेकर के बदल गया। 1887 ईस्वी तक अंग्रेजों का नजरिया कांग्रेस को लेकर के सकारात्मक था। 1887 ईस्वी तक अंग्रेजों का नजरिया कांग्रेस को लेकर सकारात्मक था, लेकिन 1887 के बाद कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों का नजरिया नकारात्मक हो गया। और 1887 में एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए इस समय के वायसराय डफरिन ने कहा, डफरिन का शासनकाल आप यहां पर देख सकते हैं 1884 से 1888। डफरिन ने 1887 ईस्वी में एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि कांग्रेस छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस छोटी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस अल्प जनसंख्या का या सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। कांग्रेस अल्प जनसंख्या का सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। तो कांग्रेस को छोटा दिखा करके जो है कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा था और सच भी यही था। 1887 ईस्वी तक आप जानिए मुश्किल से 1000 लोग कांग्रेस के सदस्य बने थे। पूरे भारतवर्ष में जहां भारत की आबादी करोड़ों में थी, उस करोड़ों आबादी में मात्र 1000 लोग कांग्रेस के सदस्य 1887 ईस्वी तक बने थे। तो कांग्रेस को अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कहिएगा कि बहु जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कहिएगा, तो निश्चित तौर पर आप कांग्रेस को अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन कहेंगे, हां या ना? तो डफरिन ने भले आलोचना की, लेकिन बात सत्य था। और 1887 के बाद कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जहां होंगे, उसको लेकर के स्थल मुहैया करवाना अंग्रेज बंद कर दिया। कहा ना, अब हम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को लेकर के कोई जगह मुहैया नहीं करवाएंगे। और कांग्रेस ने घोषणा किया कि 1888 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा इलाहाबाद में। 1888 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होगा? इलाहाबाद में। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसे वर्तमान समय में कहा जाता है प्रयागराज। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसे वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? प्रयागराज। समझ गए? तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है जितना बात बताएं इसको याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए गलती आपका ना है, समझ गए? गलती मौसमे का है। अभी मौसमे इतना गड़बड़ है ना कि आलस, समझ गए? आलस आपको आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है
थोड़ा सा आलस को दूर करके जो है पढ़ना है। आइए अब तो थोड़ा ज्यादा देर तक लेक्चर हो जाता है तो आप लोग तो आराम से नींद का मजा लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आइए और याद करवाते हैं तो बोलना है, समझ गए। और उधर आप सो रहे थे थोड़ा देर पहले, आपको क्या लगा हम नहीं देखे आपको? हम सबको देखते हैं, भले बोलते नहीं वो अलग बात है, ठीक है, देखते सबको है। आइए अब आपका गलती ना है, मौसम का गलती है, समझे। आइए, कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? इसकी अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। कितने सदस्य भाग लिए? कितने सदस्य? सबसे ज्यादा कौन प्रेसिडेंसी? मुंबई प्रेसिडेंसी। सबसे ज्यादा कौन प्रेसिडेंसी से? सबसे ज्यादा कौन प्रेसिडेंसी से? मुंबई ना। कितने प्रस्ताव पारित? 9। कितने प्रस्ताव पारित? कितने प्रस्ताव पारित? कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886 में कहां हुआ? कहां हुआ? कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886 में कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई। अच्छा, गार्डन पार्टी का संबंध कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन? द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886। गार्डन पार्टी का संबंध कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन? द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1800। अच्छा, गार्डन पार्टी कौन वायसराय दिया है? लॉर्ड। गार्डन पार्टी कौन वायसराय दिया है? कौन वायसराय दिया है? लॉर्ड डफरिन। गार्डन पार्टी में कौन शामिल नहीं हुआ? देखिए इस प्रश्न को ऐसे याद रखिएगा, कांग्रेस के कौन ऐसे राजनेता हुए जो कांग्रेस के द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में भाग लिए लेकिन गार्डन पार्टी उद्यान भोज में भाग नहीं लिए? एसएन बनर्जी। इस बात को आप ऐसे याद रखिएगा, समझ गए। तो एक बार फिर से बता दीजिए, कांग्रेस के कौन ऐसे राजनेता हुए जो द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में तो भाग लिए लेकिन गार्डन पार्टी में भाग नहीं लिए? एसएन। कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 में कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन। अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया? किसने कांग्रेसी बनो का नारा दिया? बदरुद्दीन। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, कब के बाद से अंग्रेजों का नजरिया कांग्रेस के प्रति बदल गया? 1800 और 1887 में किस वायसराय ने यह कहा एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन किसने कहा? किसने कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा, ठीक है। चलिए अब आगे आइएगा, वर्ष 1888। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है। प्रयागराज को पहले कहा जाता था इलाहाबाद। इलाहाबाद को बसाया था मुगल बादशाह अकबर। अकबर बसाया था इलाहाबाद को, समझ गए। तो इलाहाबाद में कांग्रेस का 1888 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन होना था। इस समय इलाहाबाद का गवर्नर जनरल था ऑकलैंड कॉल्बिन। इस समय इलाहाबाद का गवर्नर जनरल कौन था? ऑकलैंड कॉल्बिन। ऑकलैंड कॉल्बिन। ऑकलैंड कॉल्बिन को ऊपर से प्रेशर आया। ऊपर से प्रेशर आया मतलब वायसराय ने प्रेशर बनाया इस पर।
ऑकलैंड कॉल्विन पर। वायसराय ने ऑकलैंड कॉल्विन को कहा कि इलाहाबाद के गवर्नर जनरल तो अभी आप हैं, किसी भी सूरत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में नहीं होना चाहिए। भारतीय वायसराय ने इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन को कहा कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऑकलैंड कॉल्विन अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। हर संभव ऑकलैंड कॉल्विन प्रयास किया कि वार्षिक अधिवेशन ना हो इलाहाबाद में, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में लोथर कैंपस खरीदा। इलाहाबाद में लोथर कैंपस, बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में लोथर कैंपस खरीदा और वह कैंपस खरीद करके दरभंगा महाराज ने दे दिया कांग्रेस को और कहा कि ये आपकी संपत्ति है, आपको यहां पर जो करना है अपना कीजिए। तो लोथर कैंपस कांग्रेस को मिल गया, अर्थात कांग्रेस को एक जगह मिल गया अधिवेशन करने के लिए। तो कांग्रेस वहीं पर अपना अधिवेशन किया और कांग्रेस ने यह देखा कि ब्रिटिश विरोध करने लग रहे हैं, तो कांग्रेस ने यह सोचा कि 1888 के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष किसी अंग्रेज को बनाया जाए। और फिर कांग्रेस के 1888 के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया जॉर्ज यूले को। जॉर्ज यूले को कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया ताकि अंग्रेज विरोध ना करे। देखिए, कांग्रेस के जो शुरुआती दौर के नेता थे वह यह चाहते थे कि कांग्रेस की जड़ पहले मजबूत हो। तो कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेता कांग्रेस को सींचने का काम किए, तो अपना दिमाग लगा करके ये सब निर्णय लिए और फिर जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश या यूरोपीय अध्यक्ष हुए। जब जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता किया तो जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता करते हुए यह कहा कि जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है, सभी कांग्रेसी पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। तो जॉर्ज यूले का यह स्टेटमेंट है कि सभी कांग्रेसी पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई है। यह जो है आपको जॉर्ज यूले का स्टेटमेंट है। और कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खां को भेजा गया। कांग्रेस को तोड़ने के लिए राजा शिव प्रसाद को तैयार किया गया। ये सभी लोग कांग्रेस का तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस में टूट नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस पहले की तुलना में और अधिक मजबूत ही हुआ। क्योंकि यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था और लाला लाजपत राय कांग्रेस की स्थापना का विरोध करते हुए यह कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है, ऐसा कहा था आपको लाला लाजपत राय ने। लेकिन वही लाला लाजपत राय 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिए। 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिए। भाग कैसे लिए? जब पहले कांग्रेस के सदस्य बने तब जाकर के भाग लिए। जो लाला लाजपत राय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किए थे, वो लाला लाजपत राय कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लेकर के हिंदी भाषा में भाषण देने का उन्होंने काम किया था। हिंदी भाषा में भाषण देने का उन्होंने काम किया था। और उन्होंने हिंदी भाषा में भाषण क्यों दिया था, इसके भी पीछे कारण है। देखिए, आपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को पढ़ा है और अगर आपको याद हो तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात की वकालत किया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाया जाए और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का भी प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया।
और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हुआ करते थे बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी हुआ करते थे। इसी वजह से उन्होंने हिंदी में भाषण देने का काम किया था। इसके बाद कांग्रेस का वर्ष 1889 में वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1888 हो गया। 1888 के बाद 1889 में कांग्रेस का फिर से वार्षिक अधिवेशन हुआ मुंबई में। और 1889 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता किया विलियम बेडरवर्थ ने। विलियम बेडरवर्थ ने, और कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में पहली बार महिला भाग ली थी। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में पहली बार कुछ महिला भाग ली थी। इससे पहले जो कांग्रेस का 1888 ईस्वी तक वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें कभी भी कोई भी महिला भाग नहीं ली थी। पहली बार 1889 के मुंबई अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेडरवर्थ ने किया था, उसी में पहली बार महिला भाग ली। इसके बाद 1890 में फिर से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। और 1890 में जो फिर से कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, कोलकाता में हो रहे इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता ने जो है आपको कांग्रेस के 1890 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और इस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, 1890 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली के विषय में कहा जाता है कि कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वो 1890 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग ली और कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। वहां पर पहली बार महिला भाग ली, लेकिन महिला भाग ली परंतु कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित कोई महिला नहीं की थी। लेकिन 1890 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम कोई महिला के तौर पर उभर कर सामने कादम्बनी गांगुली आई, जो कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन होगा, क्या उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? नहीं, उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम किया है। सिर्फ कांग्रेस को संबोधित करने का काम की है। समझ गए? तो ये चीज है, यहां तक अब पहले याद कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, नींद तोड़ लीजिए, पानी उनी पीजिए। पता नहीं क्या हो गया है आप लोग को, हैं? पंखा बंद करवा दे। जो सोने वाली है वो कह रही है एकदम नहीं, काहे कि उसको तो सोना है। चलिए आइए बताइए, 1888 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इलाहाबाद। इस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड। किसने हर संभव यह प्रयास किया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में ना हो? ऑकलैंड। लेकिन फिर भी हुआ ना जी। और कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, सब एक के बात है। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज। किसने यह कहा है कि कांग्रेस के लोग पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई? किसने कहा है? किसने कहा है? जॉर्ज यूले ने कहा है। इसके बाद कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में लाला लाजपत राय भाग लेकर हिंदी भाषा में भाषण दिया? 1888 का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन, 1888 का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन।
कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लेकर के लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया? 1888 का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने किसे तैयार किया था? सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद। सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने किसे तैयार किया? सर सैयद अहमद खां और राजा। क्लियर है ये बात? समझ गए? चलिए इसके बाद 1889 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस के दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष। कांग्रेस के दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष। कांग्रेस के दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष। इसके बाद 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने की? किसने की? कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेने वाली प्रथम महिला। प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली। और इसके बाद कांग्रेस के मन से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी। कांग्रेस के मन से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली ने किस अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित की? 1890 का कोलकाता का वार्षिक। 1890 का। सर्वप्रथम महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1889 मुंबई। 1889 मुंबई। सर्वप्रथम महिलाओं ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग? 1889 मुंबई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1888 का कांग्रेस का इलाहाबाद का वार्षिक अधिवेशन चौथा वार्षिक अधिवेशन है। ये पांचवा वार्षिक अधिवेशन है और ये छठा वार्षिक अधिवेशन है। छठा वार्षिक अधिवेशन है, ठीक है। तो कांग्रेस के छठे वार्षिक अधिवेशन तक हम हो चुके हैं अवगत। अब हम लोग कांग्रेस के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें वार्षिक अधिवेशन से होंगे अवगत। तो अब आगे आ जाइए। देखिए 1890 के बाद 1891। 1891 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में, नागपुर इस एरिया में है। महाराष्ट्र के नागपुर में 1891 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। और 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के नागपुर में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू। और कांग्रेस ने अपने इस वार्षिक अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस होता है। राष्ट्रीयता का मतलब कांग्रेस होता है। इसका क्या मतलब है आज के संदर्भ में आप समझिएगा। जैसे आज के संदर्भ में एक बात यह है कि जो भाजपा में है वो देशभक्त है और जो भाजपा में नहीं है वो देशद्रोही है। इस प्रकार का चीज कभी कभी आप सुनते होंगे, समझ गए। तो ऐसा ही कांग्रेस ने 1891 के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि अगर आप देशभक्त हैं तो आप कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए और अगर आप कांग्रेसी है तो आप देशभक्त हैं। मतलब इसी को किताबी भाषा में अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने 1891 के नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीयता का मतलब, राष्ट्रवाद का मतलब, इंडियन का मतलब कांग्रेस है। राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? कांग्रेस। राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? कांग्रेस। महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं भी याद रखेंगे तो परीक्षा के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, पहला से लेकर छठा अधिवेशन तक एकदम याद रखना है। पहला से लेकर छठा अधिवेशन तक एकदम याद रखना है। ये हम बता दिए हैं, आप नहीं भी याद रखेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे सुनिएगा। वर्ष 1892 की बातों को आपको याद रखना है। वर्ष 1892 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 1892 में
कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था, लंदन में होना था। वर्ष 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होना था लंदन में। लेकिन लंदन में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? तो इसलिए नहीं हो सका क्योंकि 1892 ईस्वी में लंदन में आम चुनाव होने थे। 1892 ईस्वी में लंदन में आम चुनाव होने लग रहे थे। जैसे अभी भारत में आम चुनाव होना है ना जी, आम चुनाव कहिए या लोकसभा का चुनाव कहिए, बात बराबर है। लोकसभा का चुनाव कहिए, आम चुनाव कहिए, आम चुनाव कहिए, लोकसभा का चुनाव कहिए, बात बराबर है। जैसे अभी भारत में अब लोकसभा के चुनाव होने लग रहे हैं, उसी प्रकार से जो है 1892 ईस्वी में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था तो लंदन में आम चुनाव होने लग रहे थे, जिस वजह से लंदन में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1892 ईस्वी में हो नहीं पाया। और जब लंदन में 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया तो 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। अब वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, उसको छोड़िए ना, पहले तो 1892 में तो इलाहाबाद ना था, समझ गए। तो 1892 में इलाहाबाद में हुआ और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र बनर्जी को, अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी को। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया। इसको याद रखना जरूरी है, इसको याद रखना जरूरी है। 1892 वाला याद रखना जरूरी है। इसके बाद 1893 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ पाकिस्तान के लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर में 1893 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। 1893 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पाकिस्तान के लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था आपको दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। और इस अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी ने यह मांग किया कि आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। अब देखिए, सुनिएगा आप, अंग्रेज भी बहरा था, समझ गए। जैसे आप देखते होंगे कुछ मामलों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार एकदम से बहरी हो जाती है, उसी प्रकार से अंग्रेज भी बहरा था। देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, जब प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उसमें भी यह प्रस्ताव था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो है लंदन के साथ साथ भारत में भी होने चाहिए। यह प्रस्ताव प्रथम अधिवेशन में भी पारित हुआ, यह प्रस्ताव 1893 के लाहौर अधिवेशन में भी पारित हुआ और जाकर के आईसीएस की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में होना प्रारंभ हुआ 1922-23 ईस्वी से। बताइए, कांग्रेस की स्थापना से यह मांग लगातार उठाई जा रही थी। 1885 ईस्वी से लगातार यह मांग उठाई जा रही थी, लेकिन यह मांग पूरा कब हुआ? 1922-23 ईस्वी में। 1922-23 ईस्वी में पूरा हुआ, समझ गए। तो यह बात है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद 1894 ईस्वी की अगर हम लोग बात करें तो 1894 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। 1894 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में और मद्रास में हो रहे इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया अल्फ्रेड वेब ने। और इस प्रश्न की अगर आप बात करेंगे तो यह प्रश्न जो है यूपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे परीक्षा में पूछ दिया गया है। एक बार यह पूछ दिया गया है, आगे इसी वजह से इसके पूछने की संभावना है, तो इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, जाइए ना। तबीयत खराब है लगता है लड़की का, निकलने दीजिए। पहले आप निकलिए, बैग उग छोड़िए, पहले आप निकलिए, ठीक है। उसको पकड़ के ले जाइए, उसको पकड़ के ले जाइए। बैग छोड़ दीजिए ना जी, बैग में पता नहीं लगता कितना सोना हीरा जवाहरात आता है। पकड़ के ले जाइए उसको। हे आप भी मदद कर दीजिए जी, मदद कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए इसका इलाज करवाइए हो। बताइए, अभी तो गर्मियों ने आया है, पकड़ के ले जाइए।
एकदम बैग ही लिए करके जाएगी। बताइए कि दोस्त महत्वपूर्ण ना है, बैग बहुत महत्वपूर्ण है। देख लिए ना यहाँ पे, यानी बोले उसको पकड़ के ले जाए तो उसको नहीं पकड़ के ले गई, अपना बैग जरूर ले गई है। यही दोस्ती है। चलिए आगे आ जाइए, खाया पिया कीजिए आप लोग जी भाई। आज कौन सोमवार है क्या? तो अभी तो सोमवारी सब भी शुरू थोड़े हुआ है, अभी तो सावन को आना बहुत दिन बाकी है। ओ हाँ हाँ, अभी रमजान भी चल रहा है। हाँ, ये रोजा रखी है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बीमार पड़ जाती है तो पूरा क्लासे डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो उसके शरीर में मांस था, बताइए, एकदम लक लक थी बेचारी। हल्ला काहे कर रहे हैं? बताइए, कुछो में आप लोग हल्ला करने लगते हैं। मतलब आम बोलेंगे उसमें भी हम हल्ला, इमली बोलेंगे उसमें भी हमला। चलिए आपको भी कुछ हुआ है? क्या हुआ जी? बैठने में नहीं बन रहा है, पीछे जाएगी, तरफ जाइए। निकल जाइए ना जी। एक तो मोटी है। चलिए आगे आइए, अब आगे आइए। तो 1894 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ, और मद्रास में हो रहे इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया अल्फ्रेड वेब ने। तो 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ, और मद्रास में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया अल्फ्रेड वेब ने। और इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक बार यह प्रश्न पूछ दिया है, तो इसलिए आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, अब इससे बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, समझिएगा। बताइए, 1891 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हो? 1891 में अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीयता का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? 1891 का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि राष्ट्रीयता का मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? 1891 का नागपुर अधिवेशन। 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होना था? इलाहाबाद ना, कहां होना था? लेकिन क्या कहां होना था? लंदन में ना। 1892 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होना था? कहां होना था? हुआ। कहां हुआ? किसने अध्यक्षता किया? व्योमेश चंद्र। 1893 में कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई। 1894 में कहां हुआ? मद्रास। कहां हुआ? 1894 में। अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अब देखिएगा, 1891 का वार्षिक अधिवेशन 7वां है, फिर ये 8वां है, 9वां है और 10वां है। 10वां है।
10वां वार्षिक अधिवेशन तक हम लोग आ चुके हैं, समझ गए। इसके बाद आगे 11वां वार्षिक अधिवेशन 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे, पुणे इस एरिया में है। महाराष्ट्र के पुणे में 11वां वार्षिक अधिवेशन 1895 ईस्वी में हुआ। 11वां वार्षिक अधिवेशन 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। और इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम लोग बात करें तो इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको किया गया है एसएन बनर्जी के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पहली बार सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1895 के महाराष्ट्र के पुणे के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। तो यह याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना में एसएन बनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से इसके वार्षिक अधिवेशन को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। इसके बाद कांग्रेस का 12वां वार्षिक अधिवेशन 1896 ईस्वी में, कांग्रेस का 12वां वार्षिक अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ कोलकाता में। और जो कोलकाता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी ने किया। अब कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन से आप थोड़ा सा होइए अवगत। महत्वपूर्ण है, कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किन किन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि कांग्रेस के 1896 के कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की अगर हम लोग बात करें तो वह पहली बार जो है आपको 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक साहित्य है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का साहित्य जो आनंद मठ है, उस आनंद मठ से ही जो है आपको यह गीत लिया गया है और यही बाद में जाकर बना था भारत का राष्ट्रीय गीत। इसके बाद इस अधिवेशन का दूसरा इसलिए महत्व है कि देखिए, दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के शुरुआती दौर के नेताओं में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। दादा भाई नेरोजी लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किए। दादा भाई नेरोजी लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक करते हुए यह बतलाया कि जो अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, मतलब अंग्रेज हम भारतीयों का धन लेकर जा रहा है ब्रिटेन। अंग्रेज हम भारतीयों का धन लेकर जा रहा है ब्रिटेन, लेकिन उस धन से हम भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अर्थात दादा भाई नेरोजी ने भारतीयों को यह बतलाया कि अंग्रेज भारत का धन भारत से बाहर ले जा रहा है और उससे हम भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यह बात बतलाने के लिए दादा भाई नेरोजी ने जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को हिंदी में कहा जाता है धन के निष्कासन का सिद्धांत और अंग्रेजी में कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दादा भाई नेरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, उस धन के निष्कासन के सिद्धांत को शुरू में कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में जाकर के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि दादा भाई नेरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है वो सही है और इसको लेकर के हम सभी कांग्रेसी को आवाज बुलंद करना चाहिए। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के
निष्कासन के सिद्धांत को, दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को जो है कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की। क्लियर है ये बात, समझ गए? तो इसको आप रखिएगा याद। अब आइए इसको याद करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। बताइए 1895 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? 1896 में, 1895 में कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? देखिए यहां पर जो एक प्रश्न बनता है, यहां पर ये नहीं पूछेगा 1895 में कहां हुआ, अध्यक्षता किसने किया। अगर पूछेगा ना यहां से, तो यहां से प्रश्न ये पूछेगा कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक एसएन बनर्जी ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। प्रश्न समझे? देखिए यहां से जब प्रश्न पूछेगा तो यहां से प्रश्न ऐसे पूछेगा, और प्रश्न ये पूछेगा कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से, कांग्रेस के महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्यों में से एक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1895 का पुणे। क्लियर है ये बात? यही बात आपसे पूछेगा जो बात हम बोले हैं, समझ? अगर पूछेगा तो क्लियर है। इसके बाद आगे बताइएगा 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ है? 1896 में कहां हुआ है? कोलकाता में हुआ है। और 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया है? रहीमतुल्ला सयानी ने किया है। रहीमतुल्ला सयानी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है जी? क्या है? इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? यह गीत कौन साहित्य से लिया? कौन साहित्य से? कौन साहित्य से? अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? 1896 के। यह पूछा गया प्रश्न है, किसी परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप हमको बताइएगा कि एक बार फिर से कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? आगे, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नेरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई। अच्छा, दादा भाई नेरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है, उस धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान किया है? 1896 का। दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान? 1896 का। क्लियर है ये बात? चलिए इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में, लेकिन हाँ रुकिए ना। चलिए देखिए, चीजों को गंभीरता से लीजिए, हर चीज को गंभीरता से लीजिए। मतलब जितना आपको कहा जाता उतना मानिए, आप उतना एक्सेप्ट कीजिए। एक बात बताइए, अभी तक में हमको लगता है कि हम आपको स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत जितना पढ़ाए हैं उसमें अप्रॉक्स में 500, कम से कम 500 फैक्ट बताए हैं। उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? और बार बार हम बोल रहे हैं रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना बात आपका पक्का होगा। तो रिवीजन बार बार कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। डेली जितना पढ़ते हैं उतना पढ़िए। जैसे आज जितना पढ़ाए हैं, आज के आज जाकर के पढ़िए, ठीक है? पढ़िए और देखिए। एक चीज और, अपना हम तो आपको पीडीएफ देकर के पढ़ाएंगे,
ठीक है, हम पीडीएफ दे करके आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक बात हम आपको कहना चाह रहे हैं कि सब लोग अपना अपना एक एक कॉपी बनाइए। जो बात हम बोल रहे हैं आप सुनिए, समझिए और ये काम आप कीजिए। अपना अपना एक कॉपी बनाइए। एक कॉपी तो हम जो लिखाते हैं वो अलग है, अपना एक पर्सनल कॉपी बनाइए। और देखिए उसमें क्या कीजिए पता है, हम ऐसे करके पढ़े हैं अपने जीवन में। जैसे मान लिया जाए कि कोई नोट है, उसमें 50 गो पॉइंट है, 50 गो पॉइंट में से पीडीएफ नोट है, 50 गो पॉइंट है, उसमें से मान लिया 40 गो पॉइंट हमको याद है, 10 गो पॉइंट हमको याद ना है, और वो 10 में से 5 ऐसे पॉइंट है जो हमको याद नहीं होता है जल्दी। तो वैसे कोई भी तथ्य जो याद नहीं होता है उसको लिख करके पढ़िए, लिख करके पढ़िए, उसको लिखिए, उसको लिखिए। इससे होगा कि आपको याद होगा। एक बात यह है। और दूसरी बात यह कहना चाह रहे हैं कि आप मान लिया जाए पढ़ रहे हैं, जो आपको याद होते जा रहा है, ठीक है, जो याद नहीं हो रहा है उसका अपना एक अलग कॉपी बना लीजिए। जो याद नहीं हो रहा है सिर्फ उसको लिखना है और उसको बार बार देखना है ताकि वो भी याद हो जाए। फिर मान लिया जाए कि अभी हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट सब नहीं करवा रहे हैं, धीरे धीरे सब चीज होगा, समझ गए। तो क्वेश्चन बैंक होगा, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। अभी तो कुछ भी आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है। जो पुराने इसमें लोग हैं उनसे पूछिएगा, बहुत होमवर्क देते हैं। डेली का आपको एक फिक्स कर देते हैं कि इतना आपको पढ़ना है, डेली का फिक्स रहता है। तो अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी ज्यादा बर्डन पड़ेगा ना तो आप भाग जाइएगा। तो पहले हमको एडमिशन ले लेने दीजिए, उसके बाद, समझ गए। तो बर्डन नहीं देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा देते हैं ताकि आपको याद ही ना हो, ऐसा भी बात नहीं है। क्वेश्चन बैंक देखिए, एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, जिस भी परीक्षा का तैयारी आप करते हैं उसका क्वेश्चन बैंक आपके होंठ पर होना चाहिए, उसका सिलेबस आपके होंठ पर होना चाहिए। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक, अगर सिलेबस और क्वेश्चन बैंक आपके होंठ पे है, होंठ पे है मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप मान के चलिए 50% आपका तैयारी पूरा है, समझ गए। बाद बाकी 50% में अन्य सब काम जो है हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन बैंक को लेकर के होमवर्क होली के बाद देंगे, और जो बात हम आपको बोले हैं वैसे कीजिए। और कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाइए। जैसे मान लिया जाए कि आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है, फिर भी आप बैच कर रहे हैं, तो आप तो सेट प्रैक्टिस करते ही होंगे। तो आप जो सेट मारते होंगे, सेट में मान लिया जाए 100 क्वेश्चन में 60 गो क्वेश्चन आपसे बना, 40 गो नहीं बना, तो 40 को लिखिए अपने कॉपी में। उस प्रकार का एक कॉपी बनाइए, मतलब जो आप नहीं जानते हैं ना, उन तमाम बातों को उस कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन अगर अगली बार किसी सेट में आए, किसी परीक्षा में आए, तो आप गलती करके नहीं आए। हम क्या बोले हैं समझे। और डेली टेस्ट और दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, दे रहे हैं ना, डेली टेस्ट और दीजिए। और आज से तो अब तो बिट्टू सर भी आ गए हैं, तो डेली टेस्ट अब तो डेली हो जाएगा। मतलब आज है, आज तो सोमवार है, तो आज तो मेरा टेस्ट है, फिर कल जो है कल बिट्टू सर का टेस्ट होगा, फिर परसों मेरा टेस्ट होगा, तरसों बिट्टू सर का टेस्ट होगा। देखिए डेली टेस्ट में क्या होता है, जो नए लोग हैं जान लीजिए, एक दिन आर्ट पेपर का टेस्ट होता है, एक दिन साइंस पेपर का। आर्ट पेपर में भी 50 क्वेश्चन, साइंस पेपर में भी 50 क्वेश्चन। सोमवार को आर्ट पेपर का टेस्ट होगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, आज सोमवार है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, और फिर उसका डिस्कशन हम करवाएंगे। और कल जो है आपको मंगलवार है, कल साइंस का टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन होंगे, और उसका डिस्कशन बिट्टू झा सर करवाएंगे। फिर अगले दिन मेरा होगा, फिर उसके अगले दिन बिट्टू सर का होगा, फिर शुक्रवार को जो है इकोनॉमिक्स और करेंट का टेस्ट होगा, समझ गया। ऐसे करके होता है। तो उस डेली टेस्ट सीरीज को आपको करना है फॉलो। बैच में जो पढ़ाते हैं ये है खाना, और डेली टेस्ट है पानी। डेली टेस्ट क्या है, पानी। खाना खाना है, खाना खा रहे हैं तो पानी एकदम आवश्यक है, तभी जाकर के पचेगा और तभी आप स्वस्थ रह पाइएगा। तो दोनों काम करना है, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। ये दोनों काम कीजिए, और जितना बैच के दौरान टेस्ट होगा या फिर पढ़ाई होगा, सिर्फ उस चीज को पचा लीजिए,
सिर्फ उसको पचाना है, उसको तो पचाना ही पड़ेगा। नहीं पचाइएगा तो आप बताइए ना 100 में 80 मार्क कहां से लाइएगा, कहां से लाइएगा 100 में 80 मार्क? और लड़की लोग 100 में 70 71 मार्क कहां से लाइएगा बताइए? अगर सब चीज को नहीं पचाइएगा, पूरे सिलेबस को समग्रता से नहीं पढ़िएगा, कहां से आएगा 70 80 मार्क? आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसलिए दोनों को पचाना एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिजल्ट को लेकर के तो हम बोल ही दिए थे कि रिजल्ट हमेशा शानदार रहता, कोई 2 गो 4 गो दिखाता, हम क्लासरूम भर के रिजल्ट दिखाते हैं, समझ गए? तो उस रोज आपके बैच से ठीक पहले तो रिजल्टे वाला सब आया हुआ था, उसका वीडियो भी संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हम डाल दिए हैं, आप लोग देखे हैं? और उसमें बहुत सारे लोग, जैसे हमारा हॉस्टलिया है, हॉस्टलिया विद्यार्थी तो नहीं है, हॉस्टलिया तो है समस्तीपुर में, और भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, समझ गए? तो जो है रिजल्ट सबसे शानदार रहा है। और अभी आपका वैकेंसी भी नहीं आया, हम आपको बता रहे हैं आपके बैच का भी रिजल्ट सबसे शानदार होगा, समझ गए? पहले की तुलना में हमेशा बेहतर होगा, ज्यादा होगा रिजल्ट। बस यही है कि जैसे आप ताली बजाए हैं वैसे ही जो है मेहनत भी कीजिए, समझे? तो ये चीज है। और बिट्टू सर का साइंस भी अच्छे से आप करते जाइए, क्लियर है? और हम जो है अभी होमवर्क में यही सब रहेगा, जो हो रहा है वही सब रहेगा, क्लियर है? तो अब ये है, अब आगे जो है बिट्टू सर से अपना मिलिए और बिट्टू सर का क्लास कीजिए। बाद बाकी हम जा रहे हैं, मेरा फाउंडेशन बैच है दूसरे सेंटर पर, मिलते हैं कल, समझे? और कल जो है हम प्रयास करेंगे अब 3 बजे आ जाने का, कल कांग्रेस को खत्म कर देने का प्रयास करेंगे। कल मेरा पूरा प्रयास रहेगा कांग्रेस को खत्म कर देने का, समझ गए? फिर उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग, क्रांतिकारी, समझ गए? और जो पीडीएफ नोट भेजे हैं सब लोग अपना अपना निकाल के कल लेते आइएगा, कल सबके पास नोट होना चाहिए। और जितना पढ़ा दिए उतना याद होना चाहिए, कल हम पूछेंगे, समझे? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। अभी 5:30 बजे से आपका बिट्टू झा सर का जो है क्लास है, ठीक है? साइंस का क्लास है आपका। अभी बायोलॉजी ही ना चल रहा है, पहला चैप्टर खत्म हो गया नहीं ना? अच्छा ठीक है, तो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स चलेगा, आप दिमाग में बैठा लीजिए। इकोनॉमिक्स हम पढ़वाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़वा बोल दिए हैं। हाँ तो इकोनॉमिक्स आप लोग बोले थे ना, तब बोले ना, आप लोग के बात का ज्यादा वैल्यू रहता है, ठीक है? तो बायोलॉजी इकोनॉमिक्स ठीक है, बेहतर रहेगा हमारे ख्याल से, क्योंकि प्रीलिम्स में देखिए हमेशा मेंस में इकोनॉमिक्स 1-2 पूछे, लेकिन प्रीलिम्स में 5 6 7 8 10 तक इकोनॉमी पूछा है, 5 से लेकर 10 तक इकोनॉमी पूछा है। तो इकोनॉमिक्स शुरू से पढ़िएगा तो हमको लगता है बेटर रहेगा, समझ गए? तो बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स चलेगा। तो बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तब सर एक चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, फिर बायोलॉजी एक चैप्टर और फिर एक चैप्टर इकोनॉमी, ऐसे ही पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है? और इकोनॉमिक्स थोड़ा जो है पेचीदा सब्जेक्ट है, लेकिन करना पड़ेगा, समझ गए? नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। ऐसे सर तो एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। ऑनलाइन वाले लोग अभी 5:30 बजे से बिट्टू सर का क्लास है, क्लास कीजिए।